नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का हिंदी की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण विगत प्रश्नों के साथ मैं मौजूद हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम के किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर हिंदी से आप एग्जाम देने जा रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या हायर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक चर्चा। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पहला प्रश्न है आपका, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो याद रखिएगा, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, यह पंक्ति आपकी प्रसिद्ध पंक्ति है अमीर खुसरो की। किसकी पंक्ति है? प्रसिद्ध पंक्ति है आपकी यह अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो आदिकाल के कवि हैं अमीर खुसरो, जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। किसने खड़ी बोली में रचना की है? तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में रचना की है। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप आने वाला केवीएस का एग्जाम दे रहे हैं, हायर का एग्जाम दे रहे हैं, साथ में यूपी में होने वाले टीजीटी, पीजीटी का हिंदी से एग्जाम दे रहे हैं, तो यह सारे प्रश्न आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी राज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वी राज रासो के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। कौन है पृथ्वी राज रासो के रचयिता? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रवरदाई ने पृथ्वी राज रासो की रचना की है। आपका अगला प्रश्न है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो आपके कीर्ति सिंह हैं, कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। किसके दरबारी कवि थे? कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे विद्यापति। सभी लोग ध्यान रखेंगे कि विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ हैं? तो सिद्ध और नाथ की सूची में उभयनिष्ठ हैं सराहपाद। कौन दोनों की सूची में आते हैं? तो सराहपाद ऐसे हैं जो सिद्धों और नाथों की सूची में दोनों में सम्मिलित होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जगनिक ने परमाल रासों की रचना की थी। जगनिक ने परमाल रासों की रचना की और उसी में यह आल्हा खंड दिया गया है। आल्हा खंड है क्या? अगर बात किया जाए तो आल्हा और उदल जो आपके बुंदेलखंड के प्रमुख आपके योद्धा माने जाते हैं, उनके वीर रस से संबंधित बातें इसमें की गई हैं। किसमें? परमाल रासों में, और उसी में यह आल्हा खंड दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, 12 बरस लव कुकुर जिए अरु 16 लव जिए सियार किसकी पंक्ति है? तो 12 बरस लव कुकुर जिए अरु 16 लव जिए सियार, यह प्रसिद्ध पंक्ति है जगनिक की। आपके उसी में आल्हा खंड में दिया गया है। जगनिक के परमाल रासों की यह पंक्तियां हैं। 12 बरस तक कुकुर जिए और 16 जिए सिरार, यह पंक्ति जगनिक ने रची है, यानी जगनिक के द्वारा रचना की गई है। आप सभी लोग जरूर देखिएगा वीडियो को, और आने वाले परीक्षा के लिए सारे पिछले वर्ष के प्रश्न हैं अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए, जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यानी सीधे सीधे दोस्तों इससे प्रश्न मिलेगा आपको और एक रिवीजन आपका हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, किस कवि को मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैथिल कोकिल? तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, उपमा दी जाती है। अगला प्रश्न है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे?
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन्होंने चंदवरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो की रचना की है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता परक बातें बताई गई हैं, उनके युद्ध का वर्णन किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कितनी संख्या मानी गई है? 9 नाथ माने गए हैं और 84 सिद्ध माने गए हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो याद रखिएगा 84 सिद्ध माने गए हैं और 9 नाथ माने गए हैं। तो आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इंसा अल्लाह खां रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं। कौन है रानी केतकी कहानी के रचनाकार? इंसा अल्लाह खां। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो ऐसे पहले कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। अगर इनकी बात किया जाए तो इन्होंने पहेली, मुकरियां ये सारी रचना की हैं। अमीर खुसरो ने गोरी से सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चौदेस। ऐसी पंक्तियां इन्होंने ही रचित रचना की है। ऐसी पंक्तियों की रचना आपके अमीर खुसरो ने ही की है। अगला प्रश्न है आपका, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये रामचंद्र शुक्ल जी का उक्त कथन है और इसका आशय क्या है? पहला ऑप्शन है आपका, विद्यापति के पदों को आध्यात्मिक चश्मे से देखना। दूसरा, विद्यापति के पदों को गीत गोविंद में भाव साम्यमान नहीं है। तीसरा, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। चौथा ऑप्शन है आपका, विद्यापति के पदों की रचना भक्ति की दृष्टि से की गई है। तो फिर से पढ़िए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। याद रखिएगा, विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही है, यह बात रामचंद्र शुक्ल यहाँ कहना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो याद रखिएगा, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। यहाँ पर ये पंक्तियों में आपका दोहा या दूहा आ जाएगा। क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पर? दोहा या दूहा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सराहपाद का हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं आपके राहुल संकृत्यायन। जिसने सराहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल संकृत्यायन ने सराहपाद को माना है। किसे माना है? सराहपाद को राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने राशो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो आचार्य शुक्ल ने राशो शब्द का संबंध रसायन से माना है। किससे माना है? रसायन से माना है। राशो शब्द को उन्होंने रसायन से संबंधित किया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं। तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज
तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं डॉक्टर, ऑप्शन देखिएगा इसमें डॉक्टर बुलर, कविराजा श्यालदास, मुंशी देवीदास प्रसाद, गौरशंकर हरिराचंद। तो डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रामाणिक माना है। किसने माना है? डॉक्टर बुलर ने इसे अप्रामाणिक माना है। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर बुलर हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक कवि हैं। शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्रचलित प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति की अगर बात किया जाए तो आपके ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, परमात्म प्रकाश। इसमें अगर बात किया जाएगा तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। पहली बात ये जानिएगा कि चंपू काव्य होता क्या है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि चंपू काव्य क्या है, तो चंपू काव्य उस काव्य को कहा जाता है जिसमें आपका गद्य भी शामिल होता है और पद्य भी शामिल होता है, यानी गद्य और पद्य दोनों सम्मिलित होकर के उसकी रचना की जाती है। तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है राउल वेल को। किसे माना जाता है दोस्तों? तो राउल वेल को हिंदी कृति मानी जाती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। बीसल देव रासो, खालिक बारी, भरतेश्वर बाहुबली रास, दोहा कोश, इधर ऑप्शन में है सराहपाद, नरपतनाल, शालिभद्र सूर्य, अमीर खुसरो, विद्यापति। ठीक है, अब देखिएगा इसमें अगर बात किया जाए तो बीसल देव रासो की रचना करने वाले हैं आपके सराहपाद। खालिक बारी की अगर बात किया जाए तो ये अमीर खुसरो की काफी प्रसिद्ध रचना है। तो खालिक बारी के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। भरतेश्वर बाहुबली रास की बात किया जाए तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है ये शालिभद्र सूर्य की रचना है। किसकी रचना है? शालिभद्र सूर्य की। और दोहा कोश की जब बात किया जाता है तो दोहा कोश आपका सॉरी बीसल देव रासो, ध्यान रखिएगा, नरपति नाल्ह की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल्ह की। और दोहा कोश आपका सराहपाद की रचना है। किसकी रचना है? सराहपाद की रचना है। इस प्रकार से जब आप मैच कराएंगे बीसल देव रासो नरपति नाल्ह तो 1 का 2, 1 का 2, तो इस बेस पे, और 2 का 4, देखिए 2 का 4 हो गया, 3 का 3 हो गया और 4 का 1 हो गया। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। ये पूरा दिया हुआ है। बीसल देव रासो नरपतनाल, खालिक बारी अमीर खुसरो, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूर्य, दोहा कोश सराहपाद और कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। ध्यान रखिएगा सभी लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम, तो अगर गोरखनाथ की साधना पद्धति की बात किया जाए तो हठ योग साधना कहलाती है। क्या कहलाती है? हठ योग साधना कहलाती है। गोरखनाथ की साधना पद्धति को हम हठ योग साधना पद्धति के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हठ योग की अगर बात किया जाए तो हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। हठ योग का सीधा सा मतलब हो गया कि सूर्य और चंद्र के योग को ही हठ योग कहा गया है। ठीक है, और उसी की उपासना साधना पद्धति को गोरखनाथ ने प्रचलित किया था। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, हेमचंद्र का सिद्ध
हेम शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन क्या है? दार्शनिक ग्रंथ, लोकोपदेश परक ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ, सौंदर्य परक ग्रंथ। तो याद रखिएगा ये व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याख्या देख लेते हैं। हेमचंद्र का सिद्ध हेम शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। उक्त व्याकरण ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके अन्य ग्रंथ है कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, ठीक है, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश इत्यादि। ये सब इसके क्या है? ग्रंथ है। अगला है पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो याद रखिएगा पाहुड़ दोहा के रचनाकार है राम सिंह। कौन है पाहुड़ दोहा के रचनाकार? कवि मुनि राम सिंह पाहुड़ दोहा के रचनाकार माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किस लेखक का है? तो यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन है अमीर खुसरो का। किसका है? अमीर खुसरो की प्रमुख पंक्तियां हैं। याद रखिएगा यह कथन अमीर खुसरो का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लीजिए। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन अमीर खुसरो का है। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ठीक है, अमीर खुसरो का नाम भी याद रखिएगा, अबुल हसन था। यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं, जो पहेली मुकरियां लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देसी बहना सब जन मिठा, देशी भाषा के मिठास का यह वर्णन किसने किया है? तो देसी लजैना बहना सब जन मिठा यह विद्यापति की पंक्तियां हैं। किसकी पंक्तियां हैं? विद्यापति की पंक्तियां हैं जो आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन है महाकाव्य, सुभाषित संग्रह, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। तो ये सुभाषित संग्रह है। सारंगधर पद्धति क्या है? ये सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। किसकी रचना है? सुभाषित संग्रह की विधा की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मैथिल कोकिल नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में ही रचनाएं की हैं। तो मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। किसका कथन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। फिर से पढ़िएगा, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और वह फिर पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन है आपका किसका है? चंद्र। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि यह प्रसिद्ध कथन किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ठीक है।
आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय हैं, यानी पृथ्वीराज रासों में कितने पार्ट हैं, सर्ग हैं, उसको समय कहा जाता है इसमें। तो अगर बात किया जाए तो 69 सर्ग हैं, 69। कितने सर्ग समय हैं, 69 समय में ये बटा हुआ है पृथ्वीराज रासो। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक सकी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। ये सब इसकी पृथ्वीराज रासो से संबंधित विस्तृत जानकारी है। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को आपका पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा है, पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। आप याद रखिएगा, पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, आपके ऑप्शन है पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा, चित्रावली। तो इन सब में चित्रावली अपभ्रंश की रचना नहीं है, और बाकी पाहुड़ दोहा, पौमचर्यु, भविष्यत कहा, ये सभी रचनाएं अपभ्रंश की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं, अपभ्रंश की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देख लीजिए डिटेल्स। चित्रावली रचना अपभ्रंश भाषा की नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान नामक सूफी कवि द्वारा रचित अवधी भाषा में चौपाई दोहा में प्रयुक्त छंद है। पौमचर्यु स्वयंभू द्वारा रचित पाहुड़ दोहा राम सिंह तथा भविष्यत कहा आपके धनपाल द्वारा रचित है। ये सभी काव्य अपभ्रंश भाषा में हैं। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट नाम के रूप में जानी जाती है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है, अवहट्ट। जैसे संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट्ट है। ये एक क्रमिक श्रृंखला है, तो ध्यान रखेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ट। ठीक है, तो ये क्रमिक श्रृंखला के रूप में इनका विकास है। अगला प्रश्न है आपका, विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक कौन है। तो विशुद्ध चरितावली जो है, जो जीवन चरित है, इसके लेखक हैं माधव प्रसाद मिश्र। कौन है इसके लेखक, माधव प्रसाद मिश्र हैं। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक माधव प्रसाद मिश्र। आपका अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था। तो अमीर खुसरो का मूल नाम है अबुल हसन। क्या नाम है, अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि राजशेखर की उपाधि से हिंदी में जो अलंकृत किया गया है वो विद्यापति को किया गया है। किसको किया गया है, विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं इसका। आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हर प्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंच देवोपासक स्वीकार किया है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद ने इन्हें श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। इसके अतिरिक्त विद्यापति को अन्य उपाधियों से विभूषित किया जाता है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल आदि। तो ये सब क्या है, आपके विद्यापति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रही। इन सारी पंक्तियों को ध्यान से याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आता है, आने की पूरी संभावना रहेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। किसने रचना की है? इंसा अल्लाह खां। आपका ये रचनाकार इंसा अल्लाह खां है। इस रचना के एक नाम और है उदयभान चरित। इसे उदयभान चरित के रूप में भी जाना जाता है रानी केतकी की कहानी को। और रचना की शैली की दृष्टि से हास्य प्रधान है। हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है यह, ध्यान रखेंगे सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? लता के रचनाकार आपके अगर बात किया जाए तो वो आपके विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की है। आपका अगला प्रश्न है, अपनी पहेलियों मुकरियों के लिए किसे जाना जाता है? तो पहेलियों मुकरियों के लिए अमीर खुसरो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपनो रैन भई चहुदेस। ऐसी पंक्तियां इन्होंने रचना की है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है। तो आदिकालीन साहित्य में अगर बात किया जाए, ऑप्शन देखिए, सामाजिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, धार्मिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तो देखिए, आश्रयदाता प्रशंसा आदिकालीन रचनाओं में देखने को मिलती है। सामाजिक चेतना की अगर बात किया जाए तो सामाजिक चेतना भी कुछ दिखाई देती है, धार्मिक चेतना भी दिखाई देती है। राष्ट्र जैसी कोई परंपरा उस समय नहीं दिखाई देती है, तो राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखाई देती है उन रचनाओं में, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों में सब लोग बटे हुए थे, तो राष्ट्रीय चेतना नहीं दिखती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो आदिकालीन काव्यों की जो प्रधान भाषा थी वो डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। कौन सी भाषा थी? डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा थी। डिंगल में राजस्थानी और अपभ्रंश मिश्रित है। पिंगल में याद रखिएगा अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित है। तो डिंगल का मतलब राजस्थानी प्लस अपभ्रंश, पिंगल का मतलब अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। तो ये ध्यान रखिएगा, डिंगल पिंगल ही आदिकालीन काव्यों की प्रधान भाषा थी। इस प्रकार से आपके हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। साथ में फ्रेंड्स, वीडियो को आपने अगर पूरा देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अगर बात किया जाए तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ जल्दी ही मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक दोस्तों।